Hello learners, good morning to all of you. Today in this video I am going to explain about GST supply. In earlier classes I had explained about GST supply, which is a crucial concept for your GST technique. So in this video I am going to explain about analysis of supply, which is a in details of supply concept. So let's begin. After seeing this video you shall able to understand in detail supply of GST. First of all, analysis of supply means the meaning and scope of supply in terms of section 7 can be understood in terms of following parameters. The supply is defined under section 7. Here some parameters are given. The first parameter is here: supply should be of goods or services. Supply of anything other than goods or services like money, securities, etc. does not attract GST. Means supply should be of goods or services. सप्लाई जब भी होगी गुड्स या सर्विसेज की होनी चाहिए. सप्लाई ऑफ एनीथिंग, आप किसी भी चीज़ की सप्लाई करोगे अदर देन गुड्स या सर्विसेज. गुड्स या सर्विसेज के अलावा अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई करते हैं, जैसे मनी, जैसे सिक्योरिटीज़, जैसे एक्सनेबल क्लेम एक्सेट्रा, डज नॉट अट्रैक्ट GST. ये GST इस पर नहीं लगेगा. तो सप्लाई का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की जाएगी. इसके अलावा किसी भी चीज़ की सप्लाई करेंगे वो आपका GST में कवर नहीं होगा. दूसरा पैरामीटर, सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन. सप्लाई जब भी किया जाएगा फॉर अ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मीन्स समथिंग फॉर समथिंग. यानी अगर मैं किसी को गुड्स सेल करता हूँ उसके बदले में मुझे मनी या फिर इन काइंड्स ऑफ कुछ भी चीज़ रिसीव होनी चाहिए. ठीक है. नाउ थर्ड पॉइंट, सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सप्लाई उस केस में होना चाहिए जहाँ पे बिजनेस एग्जिस्ट करता हो या फिर बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है. अफोरसेड पैरामीटर डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई. इन सब ये सारे 3 पैरामीटर्स होते हैं जो सप्लाई कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं. However, there are few exceptions to second and third parameters. The requirement of supply being made for a consideration and in the course or furtherance of business means अभी 2 पैरामीटर जो हैं, सप्लाई शुड बी मेड फॉर कंसिडरेशन एंड सेकेंड पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर जो है सप्लाई शुड बी मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. इन दोनों केस के लिए कुछ एक्सेप्शन है. अगर कुछ ऐसे सप्लाई किए जा रहे हैं जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है फिर भी आपको GST देनी पड़ेगी. तीसरा केस ये है कि कुछ ऐसे सप्लाई किए जा रहे हैं जहाँ पे कोई भी कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है फिर भी GST आपको पे करनी पड़ेगी. तो ये 2 एक्सेप्शंस बताए गए हैं. सो फ्यू एक्सेप्शन हैव बीन कार्व्ड आउट वेयर अ ट्रांजैक्शन इज डीम्ड टू बी अ सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन. Similarly, the condition of supply to be made in the course or furtherance of business has been relaxed in case of import of services. Similarly, supply के कुछ conditions हैं in the course or furtherance of business has been relaxed in case of import of services. अगर आप कोई सर्विसेज इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हैं और वो सर्विसेज जो इंपोर्ट किया जा रहा है वो किसी भी कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं आता है फिर भी आपको GST पे करनी पड़ेगी. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड सप्लाई. मीन्स अगर आप कोई सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन के लिए इंपोर्ट करते हैं चाहे वो बिजनेस में है या फिर नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है फिर भी आप उसे सप्लाई ट्रीट करोगे. ठीक है.
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूएसए में मेरा कोई रिलेटिव है और मैंने अपने रिलेटिव से कोई सर्विसेज रिसीव किया इंडिया में और उसके बदले मैंने पैसे दिया अपने रिलेटिव को, तो मुझे यहाँ पे जीएसटी सप्लाई मानी जाएगी। चाहे वो मेरा जो रिलेटिव है वो बिजनेस एग्जिस्ट करता है या फिर बिजनेस नहीं करता है, यानी वो सब सर्विस देने की कोई बिजनेस उसका है या नहीं है। अगर कंसिडरेशन मैंने पे किया है तो वो जीएसटी सप्लाई होगी। फर्दर, देयर आर ऑल्सो केसेस वेयर अ ट्रांजेक्शन is kept out of scope of supply despite the existence of the above parameters. That means there is a list of activities which are treated neither as supply of goods nor as supply of services. In other words, they are outside the scope of GST. आगे ये भी बोला गया है कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे स्कोप ऑफ सप्लाई को बाहर रखा गया है, यानी जो पैरामीटर मैंने 3 बताए हैं उसके एग्जिस्टेंस से ये बाहर है। कुछ ऐसे लिस्ट है जहाँ पे ना ही कोई सप्लाई ऑफ गुड्स या ना ही कोई सर्विसेज सप्लाई की जाती है, उन सब एक्टिविटीज़ पे सप्लाई ट्रीट किया जाएगा, मतलब वो जीएसटी स्कोप्स के बाहर है। जीएसटी लॉ हैज़ classified certain activities transactions either as supply of goods as supply of services. Government is also empowered to notify transactions that are to be treated as supply of goods and not as a supply of services, or as a supply of services and not as a supply of goods. Means GST law has classified certain activities as transactions. GST law कुछ certain activities या transactions को classified किया है either as supply of goods, या तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज की कैटेगरी बना के रखी गई है। गवर्नमेंट के पास ये पावर है, कुछ ट्रांजेक्शन्स को वो सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट करेगी या कुछ ट्रांजेक्शन्स को सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट नहीं करेगी। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन पावर के ऊपर। एनीथिंग अदर देन गुड्स एंड सर्विसेज इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई। एनीथिंग सप्लाइड, कुछ भी चीज़ें सप्लाई करेंगे, अगर वो गुड्स या सर्विसेज नहीं है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ गुड्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ गुड्स मीन्स every kind of movable property. Goods means every kind of movable property. Services means anything other than goods. Goods का मतलब वो सारी चीज़ें जो मूवेबल हो सकती है। मूवेबल मतलब यानी जिसको मैं एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकता हूँ, उसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, यू कैन सी हेयर द 2 person कैरी अ फर्नीचर। सो फर्नीचर इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। बिल्डिंग इज़ नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, सो बिल्डिंग इज़ नॉट अ गुड्स। एंड सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स के अलावा कुछ भी चीज़ें होती हैं वो सर्विसेज मानी जाती हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर, एक्सक्लूड, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो एक्सक्लूड करना है जिसको आप गुड्स या सर्विसेज ट्रीट नहीं करोगे। जैसे मैंने बताया, मनी एंड सिक्योरिटीज़। मनी इज़ ऑल्सो मूवेबल, बट मनी एंड सिक्योरिटी इज़ नॉट ट्रीटेड एज गुड्स, सो मनी एंड सिक्योरिटीज़ आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। ओके, now include, what should be included in this definition, in this goods definition? The actionable claim, growing crops, gross and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before supply or under a contract of supply. actionable claim को भी include किया जाएगा। growing crops, gross एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो
लैंड से जुड़ी हो, विच आर एग्री टू बी सर्व्ड, या फिर जो एग्रीड किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में उसे आप ट्रांसफ़र किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा। तो ये सारे चीज़ें गुड्स के पार्ट होते हैं। एंड नाउ सर्विसेज में एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू यूज़ ऑफ मनी और conversion of money by cash by any other mode from one form or currency or denomination to another form for which a separate consideration is charged। मीन्स आप अगर कोई मनी यूज़ कर रहे हो, मनी यूज़ करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आपकी सर्विसेज में आती है। ना दूसरा ये है कि अगर आप अपने पैसे को कन्वर्ट करा रहे हो, कन्वर्जन करा रहे हो कैश से, कैश किसी और अदर फॉर्म में, या फिर किसी अदर फॉर्म से कैश में, या फिर आप छुट्टे करवा रहे हो कैश को, आपने 1000 रुपीज़ को अपने उसको चेंज करवाया इन फॉर्म ऑफ द डिनोमिनेशन। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपके सर्विसेज के पार्ट होती है। नाउ here it is a term, the actionable claim. So the definition are given. Actionable claim means a claim to any debt or other than a debt secured by mortgage of immovable property or by hypothecation or pledge of movable property, or to any beneficial interest in movable property not in the possessions, either actual or constructive, of the claimant, which the civil courts recognize as affording grounds for relief, whether such debt or beneficial interest be existence, accruing, conditional or contingent। मीन्स एक्शनेबल क्लेम का मतलब कोई भी डेप्ट यानी कोई कर्जा, कोई भी ऋण या लोन अदर देन अ डेप्ट सिक्योर्ड, या फिर कुछ ऐसे डेप्ट हैं जो सिक्योर्ड के अलावा हैं, मतलब कुछ ऐसे लोन है जो अनसिक्योर्ड है, बाय मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन और प्लेस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। दीज आर द टाइप्स ऑफ द सिक्योरिटीज फॉर्म। मीन्स ये आपके सिक्योरिटी के फॉर्म है। मॉर्टगेज हो गया, हाइपोथिकेशन, प्लेस, ये सब आपके मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के सिक्योरिटी के फॉर्म है। यानी आप लोन लोगे, तीन तरीके से आप सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करते हो। तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है एनी डेप्ट, कोई भी लोन जो अनसिक्योर्ड है, अदर देन डेप्ट सिक्योर्ड बाई, यानी इन तीन तरीके से अगर लोन सिक्योर्ड है, इसके अलावा जो डेप्ट बचता है वो एक्शनेबल क्लेम होता है। ठीक है। एंड और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशंस, जो भी बेनिफिशियल प्रॉपर्टी होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, वो पोजेशंस में नहीं होना चाहिए, यानी किसी की राइट में नहीं होना चाहिए। आइदर एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव ऑफ द क्लाइमेट विच द सिविल कोर्ट्स रिकोगनाइज एज अफोर्डिंग ग्राउंड फॉर रिलीफ। सिविल कोर्ट्स ने ये रिकोगनाइज़ किया है, ये उसने बताया कि जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो किसी के पोजेशंस में, अधिकार में नहीं है, और ना ही वो एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव में ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसी को। सो वेयर सच डेप्ट, जहाँ इस तरह का कोई डेप्ट या बेनिफिशियल इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है, या एक्रूइंग हुआ है, या फिर कंडीशनल या कंटीजेंट है, तो उसे हम एक्शनेबल क्लेम कहेंगे। सो इन शॉर्ट एक्शनेबल क्लेम मीन्स ऐसा कोई डेप्ट जो अनसिक्योर्ड हो, जो इन तीन सिक्योर्ड सिस्टम्स के अलावा डेप्ट होती है, या कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट होती है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी पे, और उस पर किसी भी पर्सनस की पोजीशंस नहीं है, यानी राइट्स नहीं है, और वो आइदर एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव में ट्रांसफ़र नहीं किया गया है किसी को, ना एक्चुअल ट्रांसफ़र किया गया है, ना ही कंस्ट्रक्टिव ट्रांसफ़र किया गया है, उस केस में सिविल कोड उसे रिकोगनाइज करती है कि ये एक्शनेबल क्लेम है। ठीक है। नाउ हियर the key terms for mortgage, hypothecation and pledge. This is a very important for understanding the terms of actionable claim. So pledge, hypothecation and mortgage means these are the types of securities. pledge जो होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर एज अ सिक्योरिटी
होती है। हाइपोथिकेशन भी एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। मॉर्टगेज जो होती है एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। सो दीज आर डिफरेंस। तो आपको ये याद रखना है कि प्लेज एंड हाइपोथिकेशन जो होती है ये दोनों केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ही सिक्योरिटीज़ होती है। मॉर्टगेज जो होती है वो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ही सिक्योरिटी होती है। पोजेशंस ऑफ सिक्योरिटी प्लेस जो होती है रिमेन्स विद लेंडर, यानी जो सिक्योरिटी की अधिकार होती है पोजेशंस होती है वो लेंडर के पास रहती है। हाइपोथिकेशन केस में बोरोवर के पास पोजेशंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। मॉर्टगेज के केस में यूजली रिमेन्स विद बोरोवर्स, यानी हाइपोथिकेशन में बोरोवर के पास पोजेशंस होती है, मॉर्टगेज में यूजली रिमेन्स विद बोरोवर। Now, here is the sum of examples. Loan were used. Gold loan, advance against goods or NSC, और यानी अगर प्लेस होगा तो जैसे आपको एग्जांपल है कि गोल्ड लोन होती है। गोल्ड लोन इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, एडवांस अगेंस्ट गुड्स यानी NSC। NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होती है। अगर आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट रख के लोन लिया तो प्लेस होगा। कोई गुड्स आपने रख के लोन लिया तो वो प्लेस होगा। आपने गोल्ड रख के लोन लिया तो प्लेस होगा। ये इसके एग्जांपल है। हाइपोथिकेशन के केस में कार व्हीकल लोन एडवांस अगेंस्ट स्टॉक एंड डेटर्स, ये यार आपके हाइपोथिकेशंस होती है। ये सारे भी आपके मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। एंड मॉर्टगेज लोन यानी हाउसिंग लोन्स हो गया, आपने अपने घर को ही एज अ सिक्योरिटी रख दिया है, उस केस में ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है। सो ये तीन आपके डिफरेंस हैं। ये तीन डिफरेंस मैंने इसलिए बताया ताकि आपको एक्सक्लेम एंड क्लेम समझ में आ जाए। ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर clarity of GST supply, so please watch this video and understand your concept. Thank you very much.